हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिविहान में, आपका फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव एडटेक प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम 2023 एमपी बोर्ड का भौतिकी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। भाग एक तो हम कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट इसको शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, सामर्थ्य 100 वाट एवं 400 वाट के दो बल्ब के प्रतिरोधों की तुलना करना है हमको, यदि इनकी वोल्टता समान हो। यानी हमको दो बल्ब दिए हुए, बना लेते भैया प्यार से इनकी फोटो। एक बल्ब ये दिया हुआ है, दूसरा बल्ब ये दिया हुआ है, इनको बल्ब ही समझना, ठीक है। चलो, एक का सामर्थ्य कितना दिया हुआ है, एक का सामर्थ्य हमको दिया हुआ है कितना, 100 वाट, ठीक है भैया, एक का 100 वाट दिया है और दूसरे का क्या दिया, 400 वाट दिया। तो P2 हमने मान लिया कितना दिया है हमको, 400 वाट का दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात हो गई ये। अच्छा, अब मुझको फॉर्मूला मालूम है, P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बटे R, हाँ या ना। ठीक, ये फॉर्मूला तो हमको मालूम ही है, अच्छी बात है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला ना अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, P1 P2 तो हमने देख लिया, हमको करना क्या है, हमको प्रतिरोधों की तुलना करना है, यानी R1 और R2 की क्या करना है, तुलना करना, देखना R1 और R2 में क्या संबंध निकल कर आ रहा है। अच्छा, और दिया क्या हुआ, हमको दिया हुआ वोल्टता समान है। अगर ये नहीं देता ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है हमको, लेकिन हमको बोल रहा है कि वोल्टता कैसी है, इसकी समान है। ठीक है भैया, वोल्टता समान है, तो हम ये वाले फॉर्मूले में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो, R इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इससे मेरा R निकल कर आ गया V स्क्वायर बटे P, ठीक है। अब मैं बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2 के लिए, ये मेरा पहला बल्ब हो गया, ये मेरा दूसरा बल्ब हो गया। अब दोनों बल्ब के लिए हम क्या कर लेते हैं, फटाफट तुलना कर देख लेते हैं। तो देखो, ये क्या हो जाएगा मेरा। अच्छा, मुझको क्या दिया हुआ है, मुझको वोल्टता समान दी हुई है ना, ठीक है भैया, वोल्टता समान दी हुई है। तो मैं एक काम ऐसे कर सकता हूं कि V स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा P इंटू आर है। तो इससे क्या हो जाएगा मेरे पास, V स्क्वायर तो बराबर, जब V सेम है तो V स्क्वायर भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया, P1 R1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, P2 R2 के, हाँ या ना। और P1 और P2 का मान हमको दे के रखा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R1 है मान लिया हमने, और इसका रेजिस्टेंस कितना है भैया, R2 है। चलो, अब ये वाले फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, P1 कितना दिया है, 100 दिया है, तो 100 इंटू R1 इज इक्वल टू P2 कितना दिया हुआ है, 400 इंटू R2। ठीक, ये डबल जीरो से लेकर डबल जीरो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो R1 कितना निकल कर आ गया मेरे पास, 4 टाइम्स R2 निकल कर आ गया। तो यही मुझको कंपेयर करना था कि भैया R1 और R2 के बीच में क्या संबंध है। तो यही मेरा क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया, किया क्या हमने ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात है कि हमको वोल्टता समान दी हुई है, यानी V कांस्टेंट दिया हुआ है दोनों के लिए, और V जब इक्वल होगा तो V स्क्वायर भी दोनों क्या होंगे, दोनों के इक्वल ही होंगे। तो भैया चलो, V स्क्वायर ही बराबर होगा, तो यानी P और R का जो गुणनफल है वो दोनों केस में क्या होगा, समान होगा। तो P1 R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इससे हमारा P2 R2। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस P1 और P2 की वैल्यू रख दी, डबल जीरो उड़ा दिए, आ गया हमारे पास R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R2। तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इससे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो समझदारी की बात यह है कि ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका और वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है भैया, बता देते हैं इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। हमसे क्या बोल रहा है कि कोई एक चालक है, ठीक, इसकी लंबाई को मूल लंबाई का क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया। ठीक है भैया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एवं उसका जो अनुप्रस्थ काट, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसको हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। तो बताओ प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं, माना जो माना है वो सब मान लेते हैं। माना चालक तार का मूल प्रतिरोध R1 है, ठीक, इनिशियल कंडीशन में R1 है, और इसकी लंबाई आधी करने पर एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना करने पर इसका प्रतिरोध कितना हो गया, R2 हो गया। ठीक है ना, R1 पहले कंडीशन में था, बाकी जो चेंज किया उसके बाद कितना हो गया, R2 हो गया। माना चालक तार की प्रारंभिक लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल L1 और A1 है, एवं अंतिम लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल L2 व A2। ये सब मान लिया हमने, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। चलो, अब क्या करना है, हमको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L बटे A, हाँ या ना। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो फटाफट यूज कर लेते हैं।
R1 कितना हो जाएगा मेरे पास, R1 हो गया मेरे पास रो L1 अपॉन A1, ठीक। और वही R2 मेरे पास कितना हो गया, रो L2 अपॉन A2। अच्छा, चालक तो वही का वही है ना, चालक में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो रो इसमें भी रो ही रहेगा और इसमें भी रो ही रहेगा, यानी दोनों रो कितने रहेंगे मेरे, सेम रहेंगे। चलो, तो ये क्या हो गया फिर अब मेरा L2 इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है मेरे से, लंबाई क्या कर दी, आधी कर दी, तो L2 क्या हो जाएगा मेरा, L1 बटे 2 हो जाएगा। अच्छी बात है। और अनुप्रस्थ काट कितना कर दिया, दुगना कर दिया, यानी जो A2 है वो क्या कर दिया मैंने, 2 टाइम्स A1 कर दिया, ठीक है ना। ये सब जो हमको गिवन कंडीशंस दी थी, गिवन कंडीशंस को हमने इसमें लिख दिया, L1 और L2, ठीक। चलो, अब इस L1 और L2 को उठाकर हम इसमें पुट कर देते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, R2 इज इक्वल टू रो L2 की जगह हम क्या लिखेंगे, L1 बाय 2, ये लिख दिया मैंने L1 बाय 2, ठीक, इंटू A2 की जगह क्या रखेंगे हम, 2 टाइम्स A1, तो ये लिख दिया हमने A1 का दुगना, ठीक। अच्छा, अब रो L1 बाय A1 कितना है मेरा, R1 है, तो रो L1 बाय A1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 लिख सकता हूँ, हाँ है ना, ठीक है भैया, लिख देता हूं मैं। तो ये कितना हो गया मेरा, R1 बटे 4 हो गया, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि मेरा जो R2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा R1 बाय 4 के बराबर। तो ये हो गया क्या मेरा सही आंसर, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोल रहा था कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा मेरा 1/4। कैसे हो गया ये देख लेते हैं। देखो, आर का फॉर्मूला क्या मेरे पास, रो L बाय A है, ठीक। रो R1 पहली वाली कंडीशन में क्या होगा, रो L1 बाय A1, और जब हमने चेंज कर दिया, इसकी लंबाई को हमने आधा कर दिया और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने दुगना कर दिया, तो L1 कितना हो गया मेरा, L1 बाय 2, और A2 कितना हो गया मेरा, सॉरी L2 क्या हो गया मेरा, L1 बाय 2, और A2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ A1, ठीक। इसको उठा के इधर पुट कर दिया, तो L2 की जगह आ जाएगा मेरा L1 बाय 2 और A2 की जगह आ जाएगा 2 टाइम्स A1। रो L1 बाय A1 क्या मेरा R1 है, और ये क्या 2 2 जा 4, तो ये हो गया R1 बाय 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया, R2 बराबर मेरा हो जाएगा R1 बाय 4। तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मेन चीज है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये जो आपने माना है ये सब आपको वहां पर आंसर शीट में लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो आंसर चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला बोलेगा भैया ये L1 क्या है, L2 क्या है, R1 क्या है, ये क्या होता है। तो ये सब आपको अच्छे से कायदे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट करने का कुछ है नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारे पास, किसी उभयोत्तर लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसकी फोकस दूरी कितनी दी है भैया, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। बहुत अच्छी बात हो गई। तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये हमको बताना है। अच्छा, फॉर्मूला हमने पहले से लिखा हुआ आपकी सुविधा के लिए, तो फॉर्मूला तो मेरा भैया ये होता है, ठीक है ना। अब मेरे से बोल क्या रहा है, मेरे से बोल रहा है कैसा लेंस है, एक उभयोत्तर लेंस है, ठीक। चलो भाई, एक उभयोत्तर लेंस है, ठीक, कुछ इस तरह का मेरा उभयोत्तर लेंस हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, मुझको पता है कि जो मेरा साइन कन्वेंशन होता है उसमें मैं क्या करता हूं, किसी एक दिशा को पॉजिटिव लेता हूं, एक को नेगेटिव लेता हूं, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही हम यहां पर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले जितने होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव लेंगे, अच्छी बात है। अब मेरे से क्या बोला जा रहा है कि भैया एक R1 कितना दिया हुआ मुझे, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, और एक R1 मुझे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एक R2 मुझको क्या दिया हुआ है भैया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, जो इस दिशा में होगा उसको हम क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे, और जो इस दिशा में होगा उसको हम क्या लेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ये मैंने ये वाली डायरेक्शन में ले लिया, और R2 में ले लेता हूं ऐसे ही ये वाली डायरेक्शन में, ये क्या है मेरा 15 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया क्या मेरा -15 सेंटीमीटर। ये तो मेरे को जो गिवन वैल्यूज है वो मैंने इसमें लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वाली वैल्यूज उठाकर इसमें डालूंगा, लेकिन मुझे एफ भी दिया हुआ है, फोकस दूरी कितनी दी हुई है मुझे, 12 दी हुई, तो एफ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरा, प्लस का 12 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब ये वैल्यूज उठाकर मेरे को किसमें रखनी है, ये वाले फॉर्मूले में रखनी है, और निकालना क्या, ये म्यू निकालना है मेरे को, यही तो बोला जा रहा है कि मुझे क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, और अपवर्तनांक फॉर्मूले में क्या होता है मेरा, म्यू होता है। तो ये तीनों वैल्यू उठाकर इसमें चिपकानी और म्यू की वैल्यू निकाल लेनी। चलो फटाफट निकाल लेते बिना किसी देरी के। इसमें मेन चीज क्या, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये वाला न्यूमेरिकल आप बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। चलो फटाफट आप ये वाला हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/f कितना हो गया, 1/f हो गया 1/12 इज इक्वल टू म्यू -1
1/R1 कितना हो गया 10 और R2 कितना है मेरा -15, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 1/15। हाँ या ना? चलो, तो ये मेरा हो जाएगा 1/12 इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 15 + 10 कितना हो गया 25 बटे कितना हो गया 15 × 10 150 हो गया। हाँ या ना? चलो, यहां तक तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ये कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 3 15 0, 5 6 जा 30, 1/6 ये आ गया। तो देखो ये हो गया मेरा 1/12 इज इक्वल टू म्यू -1 और ये 6 है, 6 को उठाकर आप इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा इंटू का 6। कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12 हो गया। तो देखो ये क्या हो गया मेरा 1/2। अब चूंकि यहां पर जगह का अभाव हो रहा है तो हम यहां पर लिख लेते हैं, इसके बाद इधर आना। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस -1 कूद के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 + 1, यानी ये हो गया म्यू इज इक्वल टू क्या मेरा, म्यू इज इक्वल टू मेरा आ गया 1.5 यानी 3/2। ठीक है ना? तो ये है मेरा क्या फाइनल आंसर। ठीक है ना? इसको नोट कर लो आप, यही तो मेरे को पूछा गया था भैया म्यू। ठीक है ना? अब यहां म्यू 1 लिखो या म्यू लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वायु के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी दी हुई है मेरे को 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? एयर में फोकल लेंथ मुझको दी है 20 सेंटीमीटर, जल में इसकी क्या बताना है मेरे को फोकस दूरी बतानी है। ठीक है भैया, चलो फटाफट निकाल लेते हैं इसका हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या फोकल लेंथ निकालने का। तो फॉर्मूला है मेरा 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 -1 कितना R2। ठीक है ना? चलो ये तो मेरा बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि वायु में फोकस दूरी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 1/, अच्छा इसको हम, तो ये हो गया 1/f, मुझको क्या बोल रहा है एयर में दी हुई है तो इसको हम एफ ए से डिनोट कर देते हैं इज इक्वल टू, अच्छा म्यू कितना होगा मेरा, म्यू मेरा वायु कांच का कितना होगा, वायु कांच का मेरे को म्यू दिया हुआ 1.5, तो यहां लिख लेंगे 1.5 - 1। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा 1/R1 -1/R2 को। क्या R1 और R2 के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, मुझे खाली एफ दिया हुआ है। अच्छा एफ ए कितना दिया हुआ है मेरे को 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फटाफट इसको 1/20 लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1.5 में से 1 गया तो कितने बचे 0.5 लिख दिया मैंने इधर। ठीक है ना? 1/R1 -1 कितना हो गया R2 हो गया। ठीक, अच्छा ये इधर गया तो ये कितना हो जाएगा 10, ये गया तो इससे निकल कर क्या है, इससे निकल कर आया मेरे को पास 1/R1 -1/R2 की वैल्यू जो कि कितनी है 1/10 है। बात समझ में आ रही है? यानी मैंने अपने इस फॉर्मूले से और दी हुई जानकारी से इसका मान तो निकाल लिया। बोले साहब इसका मान निकाल के हम क्या करेंगे, अभी आपको इसका फायदा मालूम पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमको क्या बोला गया है कि जल में इसकी फोकस दूरी हमको निकालनी है। अभी तो एयर से हमको वैल्यू दी हुई थी तो हमने ये निकाल के रख लिया, अब हम जल में निकालेंगे। तो चलो 1/FW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/FW इज इक्वल टू हो गया म्यू -1 1/R1 -1 कितना R2। ठीक है, अच्छा अब मेरे को क्या निकालना है, मुझको निकालना है जल में निकालना है, यानी मेरा वाटर और ग्लास की मेरे को क्या निकालना है, अपनी अपवर्तनांक निकालना है। मुझे क्या दिया हुआ, वायु जल का दिया हुआ और वायु कांच का दिया हुआ है। तो वायु कांच का कितना दिया हुआ 1.5 और वायु जल का कितना दिया हुआ मेरे को 1.33। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा मेरा 1/FW, ये तो मेरे को निकालना है। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, म्यू की जगह मैं ये लिख दूंगा, तो 1.5/1.33 माइनस का कितना 1। अच्छा 1/R1 -1/R2, ये जो मान मैंने इधर निकाला था इसको मैं उठाकर इधर चिपका दूंगा। ठीक है, चलो इसको उठा के इधर फटाक से रख दो तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इसको आप जैसे ही फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.5 - 1.33 अपॉन 1.33। ठीक है ना, इंटू 1/10, और ये मेरा आंसर दे देगा FW इज इक्वल टू दे देगा 78.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाटर में आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी 78.2 सेंटीमीटर।
इधर मेन चीज का याद रखने की, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको जो एयर में दी हुई थी फोकल लेंथ उसका यूज करके हमने 1/r1 माइनस 1/r2 का मान निकाल लिया। फिर उस मान को हमने वाटर वाले में फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज किया और अपनी वैल्यूज पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमको इसमें करना है गॉस नियम द्वारा कूलाम के स्थिर विद्युत व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित करना है। ठीक है भैया, यानी गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस थ्योरम की हमको सहायता से कूलाम का जो नियम है उसका हमको डेरिवेशन करना है। चलो भैया फटाफट इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, पूरी जो पंचायत लिखते हैं अपन डेरिवेशन करने में वो तो आपको लिखनी पड़ेगी, मैं आपको खाली डिराइव कर बता देता हूं कि भैया डेरिवेशन कैसे होगा। मान लेते हमारे पास एक आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं Q आवेश के कारण R दूरी पर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये मुझको बतानी है कितनी होगी। मान लेते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है ना। यहां पर मान लो E मेरा विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक, कोई परेशानी। अब मैं क्या करूं, मेरे को डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो एक गॉस का सरफेस खींचना पड़ेगा। तो ये देखो, ये मैंने एक गोलीय आकार का गॉसियन सरफेस खींच लिया, अच्छी बात है। और यहां पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा क्षेत्रफल ds नाम का। यहां पर कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी यहां तक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, साफ सुथरी चीज है। अच्छा, अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय ये कहता है कि जब भी कोई बंद पृष्ठ होता है, जब भी कोई बंद पृष्ठ होता है तो उसमें से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट से। हाँ या ना, यही होता है मेरा, यही कहता है मेरा गॉस का प्रमेय। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरा जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर कुल आवेश कितना है, Q आवेश है। अच्छा, और तो फिर इस बंद पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा, फाई इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर देखूं यहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ध्यान देना जरा, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, अगर मान लो इसमें से मेरा फ्लक्स डी फाई निकल रहा है तो डी फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट डी एस। ये मेरा फॉर्मूला होता है, हाँ या ना, कोई परेशानी नहीं है यहां तक। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ई और डीएस, डीएस की भी मेरी दिशा कितनी होगी, इसके लंबवती होगी, तो ई और डीएस के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। और ई डॉट डीएस क्या हो गया मेरा, ई डीएस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है मेरा, 1 होता है। ठीक है ना, चलो, तो ये कितना हो गया 1, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ये पूरा क्लोज सरफेस में रहेगा मेरा, पूरा क्लोज सरफेस में मैं देख रहा हूं। ठीक है ना, अच्छा, अब ये पूरा अगर मेरा एक स्फीयर है, ठीक, स्फीयर है, तो डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई परेशानी यहां तक, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। तो ई इनटू ये कितना हो गया मेरा, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो हमारी पिक्चर क्या हो गई भैया, एकदम क्लियर हो चुकी है। ठीक, चलो, अब मेरा गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय तो मेरा ये कहता है कि जो कुल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, बाय गॉस थ्योरम। ये मेरा गॉस की प्रमेय कहती है। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट के। ये मैंने निकाल लिया, कुल फ्लक्स कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया भैया, ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो E इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, E इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा, विद्युत क्षेत्र आ गया, किसके कारण, Q के कारण विद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। तो ये जो Q है वो इस बिंदु P पर, अगर मैं इसको बिंदु P नाम दूं, तो इस बिंदु P पर इस बिंदु आवेश Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा E, उसका मान कितना आ गया मेरे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, चलो, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं, एक परीक्षण आवेश मैंने यहां पर रखा, कितना, Q नॉट नाम का। अब मैं इस परीक्षण आवेश पर अगर आपसे बोलूं कि इस Q के कारण कितना बल लग रहा होगा, तो आप भैया दोनों उंगलियां उठाओगे
और बोलोगे कि सर जो मेरे परीक्षण आवेश पर बल लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू उस परीक्षण आवेश का मेरा मान इनटू उस बिंदु पर जो मेरी विद्युत क्षेत्र होगा किसके कारण, मेरे आवेश Q के कारण। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा क्या, फोर्स, ये हो गया मेरा परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल किसके द्वारा लगने वाला, आवेश Q के द्वारा लगने वाला बल। ये हो गया क्या मेरा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब ये F क्या हो गया, ये F हो गया मेरा क्या, F इज इक्वल टू हो गया क्यू नॉट, और E वहां पर कितना है, E मेरा ये है, मैंने निकाल लिया, तो E उठाकर मैं इधर इसमें रख देता हूं, तो ये कितना हो गया मेरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कहता है हमें कि अगर मान लो दो आवेश आपके पास मौजूद हो, एक आवेश Q1 मौजूद हो और दूसरा आवेश Q2 मौजूद हो, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, R हो, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो कूलाम का बल होगा उसका मान कितना होगा, उसको अगर मैं F से डिनोट करूं तो वो होगा मेरा K Q1 Q2 बटे कितना R का वर्ग। ठीक, और जहां K का मान कितना होता है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। ठीक है, तो ये होता है मेरा क्या, कूलाम का नियम। अच्छा मैंने गॉस की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से सिद्ध क्या कर दिया, Q1 Q2 यहां पर Q है और यहाँ Q0 है, K की जगह क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यही तो मेरा कूलाम का नियम है, तो यही क्या है मेरा कूलाम का नियम कहता है, यही क्या है मेरा कूलाम का नियम। ठीक है ना, तो गॉस के प्रमेय से मैंने कूलाम का नियम सिद्ध कर दिया, तो यहां हो गया हमारा क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, फटाफट इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य, कोई भी कंडक्टर इसकी कैपेसिटेंस से क्या हमारा तात्पर्य होता है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी हमको बताना है। ठीक है भैया, फटाफट इसको देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहले तो इसकी बुनियादी हम परिभाषा देख लेते हैं कि हमारी धारिता की परिभाषा क्या होती है। पहले तो यहां से देखो आपका हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला मेरा होता है विद्युत धारिता होती है मेरी आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि के बराबर। ये है इंपॉर्टेंट सूत्र जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस मेरा किसके बराबर हो गया, Q अपॉन V के बराबर, ये मेरा क्या हो गया सूत्र। ठीक, अच्छा इसको अब हम डिफाइन करें अगर, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर मान लो मेरा V अगर 1 हो जाए, मान लो अगर मैं V को 1 रख दूं, इफ यदि मेरा V 1 हो जाए तो मेरा C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मेरा V 1 हो जाए तो मेरा C किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हो गया, यानी जो मेरी धारिता है वो किसके बराबर आ गई, आवेश के बराबर आ गई। अच्छा अब फटाक से इसकी हम परिभाषा को देखते हैं, ध्यान देना। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के, आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि, जो उसके विभव में क्या करे, इकाई की वृद्धि कर दे। तो चालक की धारिता मेरे आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो कि मेरे चालक के विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। तो ये तो मेरी हो गई बेसिक क्या परिभाषा। सूत्र के रूप में क्या, विद्युत धारिता किसके बराबर हो गया मेरा, आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि, ये मेरा चेंज इन पोटेंशियल है। इसको अगर आप डेल्टा भी लिख दो तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, चलो। और विद्युत धारिता का मात्रक क्या, फेराड होता है। ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करो में कि विद्युत धारिता का मात्रक कितना होता है, तो उसका आंसर आप क्या दे दोगे, क्या होता है भैया, फेराड होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसको अभी हमको दूसरा पार्ट भी देखना है क्या, कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। फटाफट कारकों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले हमारे कारक कौन कौन से, पहला क्या है, चालक की आवृत्ति तथा आकार। ठीक, चालक का आकार बढ़ने पर इसका विभव कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अच्छा अगर आप सूत्र में देखो तो ये हमारा जो C है वो क्या है, Q अपॉन डेल्टा V है। तो अगर डेल्टा V मेरा बढ़ेगा तो मेरा C कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डेल्टा V अगर मेरा कम होगा तो C मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जो मेरा डेल्टा V है वो C दोनों आपस में कैसे व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ में आई, तो जो जो मेरे कारक डेल्टा V को बढ़ाएंगे वो मेरे C को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक, चलो तो इससे क्या समझ में आई,
चालक का आकार बढ़ने पर क्या होगा, इसका विभव कम हो जाएगा, तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, अगला कारक देखते हैं कि आवेशित चालक को के समीप अगर अन्य चालक की उपस्थिति हो तो क्या होगा। देखो, यदि आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक रख दिया जाए तो उसका विभव ऑब्वियसली सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों कैसे व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगला पॉइंट क्या है, आवेशित चालक के समीप अन्य माध्यम की उपस्थिति, तो किसी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में मेरे चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस होगी तो मेरा जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति है तो मेरे चालक की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई तीन अंतर मुझको लिखना है। यानी जो मेरा विद्युत वाहक बल होता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है और विभवांतर होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में मेरे को तीन अंतर लिखने हैं। तो हम एक एक करके तीनों अंतर को ध्यान से समझेंगे, फटाक से ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या है, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है। ठीक है ना। सेल के मेरे जो दोनों पोल्स होते हैं उनके बीच का अधिकतम विभवांतर क्या कहलाएगा, मेरा विद्युत वाहक बल कहलाएगा। जबकि सेल खुले परिपथ में हो, ओपन सर्किट में सेल रखा है, अभी किसी बंद परिपथ में मेरा सेल नहीं लगा हुआ है, तो उसके दोनों सिरों के बीच में जो अधिकतम विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है ना। वही विभवांतर क्या होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। अब आपने क्या किया, जो आपका सेल उसको आपने किसी परिपथ में कनेक्ट कर दिया, तो किसी भी दो बिंदु के बीच का जो अब आपका विभवों का अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा विभवांतर कहलाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, इस शब्द का प्रयोग विद्युत स्रोतों जैसे जनरेटर हुआ, सेल हुआ, बैटरी हुआ, डायनामो, इन सब के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा ये जो सेल है, जो विद्युत का स्रोत है, उसमें अधिकतम विभवांतर होता है। ठीक है ना। तो जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनामो, इन सब में हम इसका यूज करते हैं। इस वर्ड का प्रयोग हम इन सब चीजों में करते हैं। और इस शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है, परिपथ के किसी भी दो बिंदु के बीच का अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम खाली विभवांतर का यूज करते हैं। ठीक है ना। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है। अब आप विद्युत परिपथ बंद रखो, खुला रखो, हटा दो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो क्या हमारी सेल की प्रॉपर्टी है, तो सेल तो वहीं का वहीं रहेगा ना। तो ये हमारे सेल की प्रॉपर्टी है, इसीलिए विद्युत परिपथ अगर भंग भी कर दो तो भी उसका अस्तित्व हमारा रहेगा। लेकिन विद्युत परिपथ अगर आप भंग कर दोगे तो वो कौन से दो, जब दो बिंदु ही नहीं रह जाएंगे जिनके बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फिर विभवांतर का अस्तित्व कहां से रह जाएगा। बात समझ में आई। चलो, चूंकि 3 पॉइंट पूछे तो 3 पॉइंट तो हमने कर लिए, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा में पार्सल में लेकर आ जाते हैं। किसी सेल का जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो तो सेल का होता है ना भाई, उसका परिपथ से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये करेगा, बिल्कुल करेगा, हमारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर बिल्कुल निर्भर करता है, क्योंकि ये हमारे सेल की प्रॉपर्टी होती है। और ये हम जो हमारा परिपथ होता है उसमें किसी दो बिंदुओं के बीच में डेल्टा भी निकालते हैं। ठीक है ना। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा, किसी चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तीन अंतर लिखिए। यानी एक तो हमको रेजिस्टेंस और उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में हमको तीन अंतर बताने। फटाफट इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको अगर हम फॉर्मूले के माध्यम से समझें तो देखो ऐसा हो जाएगा, मेरा आर किसके बराबर होता है, आर मुझको पता है मेरा बराबर होता है रो एल बाय ए के। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, रो एल बाय क्या ए। ठीक है ना। अच्छा, आर क्या है, मेरा प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, मेरा रो है। ठीक, तो अगर मैं लंबाई को 1 कर दूं और इस अनुप्रस्थ काट को भी 1 ले लूं तो मेरा आर किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो वही तो लिखा है भैया पहले बिंदु में कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट, अगर एकांक अनुप्रस्थ काट ले लिया और एकांक लंबाई हमने ले ली, यानी दोनों की वैल्यू क्या ले ली हमने, 1 ले ली। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू हमने इकाई ले ली। तो तार के प्रतिरोध को ही हम क्या बोलते हैं, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है ना। चलो, वही प्रतिरोध क्या होता है, कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको उसका हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई मेरे पास तार है और उसमें धारा बह रही है, तो इस धारा को इस परिपथ में बहने का जो विरोध करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है, कैसे भैया हमको पता चला, देखो भैया ध्यान से देखना, इसका मात्रक क्या, मेरा ओम है। ठीक, ओम है। अच्छा, और एरिया का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक कितना होता है, एम।
तो एम से एम काट दिया, तो हमारे रो का मात्रक कितना आ गया, ओम मीटर आ गया। तो ये क्या हो गया मेरा, ओम मीटर। और इसका मात्रक ओम होता है, ये तो हमको मुंह जबानी याद है कक्षा 10 से। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो हमारा प्रतिरोध होता है वो तार के काट और लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है ना, चलो फटाफट तीनों को नोट कर लो। चलो भैया फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये है निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक में हमको अंदर अंतर लिखना है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बीच का हमको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। फटाफट से इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये चतुर्थ संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं। ठीक, ये एकदम शुद्ध अर्धचालक होता है, नाम से ये समझ में आ रहा है इंट्रिंसिक है, लेकिन इसमें क्या है, ये बाह्य अर्धचालक है। ये या तो त्रिसंयोजी होगा या 5 संयोजी अपमिश्रक से मिलकर बनेगा। ठीक है ना, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट मेरा क्या कहता है कि इनकी विद्युत चालकता कम होती है। ठीक है ना, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनकी विद्युत चालकता कैसी होती है, कम होती है। और वहीं अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो इनकी विद्युत चालकता क्या होती है, अधिक होती है। तो जो भी हमारे बाह्य अर्धचालक होते हैं उनकी विद्युत चालकता कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि इनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है। जो मेरा निज अर्धचालक होता है उसकी हमारी विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है ना, अच्छा वही अगर हम इनकी विद्युत इसकी बात करें हमारे बाह्य अर्धचालक की, तो इनकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ, ताप पर तो करती है, उसके साथ साथ जो हमारा अपमिश्रक है उसकी अशुद्धि की सांद्रता पर भी वो निर्भर करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है ना, चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, इनमें होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये बराबर नहीं है, ये बराबर होगा। ठीक है ना, तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे क्या, नंबर ऑफ होल्स की संख्या के। ठीक है ना, अच्छा लेकिन बाह्य अर्धचालक हमारे दो प्रकार के होंगे, एक एन टाइप होगा और एक पी टाइप होगा। तो जो एन प्रकार का होगा उसमें हमारे होलों की संख्या जो होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो एन टाइप है। ठीक है ना, तो होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो गई मेरी, कम हो गई। वहीं अगर आप पी टाइप की बात करोगे तो पी टाइप के अर्धचालक में जो हमारे होलों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी। तो जब हमारे होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, पी टाइप का हमारा अर्धचालक हो जाएगा। और अगर मेरे होलों की संख्या, होलों को मैं पी से दर्शा रहा हूं, ठीक है ना, इसको प्रोटॉन मत समझ लेना, अगर इसकी मेरी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी तो ये मेरा कैसा अर्धचालक हो जाएगा, एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है ना, और ये दोनों अर्धचालक मेरे किसके प्रकार है, ये मेरे बाह्य अर्धचालक के प्रकार होते हैं। बात समझ में आ गई, चलो फटाफट इनको भी नोट कर लो। इसमें हमको खाली अंतर लिखने के लिए बोला है, तो 3-4 लिख दोगे तो हो गया, ठीक रहेगा, सफिशिएंट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसके उपयोग को हमको चित्र बनाकर क्या करना है, समझाना है। ठीक है भैया, तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीएन संधि डायोड हम किसको बोलते हैं। ध्यान देना, फटाफट इसकी परिभाषा देखते हैं। जब भी किसी अर्धचालक क्रिस्टल, कोई भी हमारा सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, वो सिलिकॉन का हो, जर्मेनियम का हो, में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग हमारा पी प्रकार का होगा, ठीक है ना, और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो, तो संपर्क पृष्ठ, जो हमारा संपर्क पृष्ठ होगा, उस वो क्रिस्टल को जो दो भागों में बांटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा पीएन संधि कहते हैं। तो ये तो क्या है हमारी भैया नॉर्मल पीएन संधि डायोड की परिभाषा है, इसको आप लिख दो। ठीक, उसके बाद मेन चीज क्या आ रही है हमारे पास कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में हमको इसका उपयोग चित्र बनाकर समझाना है। ठीक है ना, यानी फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में जो इसका हम यूज करेंगे उसको हमको दृश्य बनाकर समझाना है। तो चलो भैया फटाफट इसको हम देख लेते हैं। ध्यान देना, पीएन संधि डायोड का हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो इसका चित्र बनाते हैं हम। ध्यान देना दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा कैसा चित्र बनेगा इसका, ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं अभी, ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। ये हमने ट्रांसफार्मर बना लिया, ठीक है ना। अब हमको क्या बोल रहा जा रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर की बात चल रही है यहाँ पर, कि जो मेरा पीएन डायोड होगा, पीएन संधि डायोड होगा, ये किसकी तरह काम करे, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करे, यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में हम ये काम करेगा। ठीक है, तो चलो यहां हम क्या करेंगे, अपने दो पीएन डायोड लगा लेंगे। ये लगा दिए भैया, एक तो ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। बात समझ में आ रही है,
यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अब हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं जिसके एंड पॉइंट्स पे हम क्या निकालेंगे, हमारा आउटकम निकालेंगे, ठीक है ना। इसका हम नाम आर दे देते, ठीक है ना। अच्छा, अब आप अगर ध्यान दो तो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कैसी होती है, वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना। वो हमारी इस तरह से आती है, ठीक है ना। यानी आधे समय पॉजिटिव रहेगी और आधे समय वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां से जो हम यहाँ ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे हैं कि यहां जो हमारा हाई वोल्टेज रहेगा, ये जो हमारा हाई वोल्टेज है वो हमको इसकी सहायता से क्या मिल जाएगा, लो वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है ना, लो वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो हमारा दिष्टकारी क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बना देता है, वो दिष्ट धारा में बना देता है, ठीक। अच्छा, अब आप अगर ध्यान दो तो हमारा जो साइकिल रहेगी वो कैसी रहती है, आधी पॉजिटिव रहती है और आधी नेगेटिव रहती है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव साइकिल में हमको क्या मिलेगा। तो अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें, अगर हम पॉजिटिव अर्ध साइकिल की बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो ये चीज मेरी क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस हो गई, और ये मेरी नेगेटिव है तो ये क्या हो गई, मेरी रिवर्स बायस हो गई। तो फॉरवर्ड बायस जब ये होती है मेरी, तो मेरी करंट कैसी बहेगी, करंट मेरा ऐसे बहेगा, ठीक। अच्छा, अब ये परिपथ में करंट ऐसा बहता बहता ऐसा बहेगा, ऐसा बहेगा, ऐसा बहेगा और ऐसा बहेगा, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर आप यहां पर डायग्राम बनाओ हमारे आउटकम का और इनपुट का, तो वो किस तरह का रहेगा, उसको भी जरा हम अलग से बनाकर यहां देख लेते हैं, ध्यान देना। ये मेरा अगर इनपुट का मैं यहां पर फिगर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये, ठीक, ये मेरा इनपुट का फिगर है वोल्टेज का, बात समझ में आ रही है। चलो, अब मेरे को ये देखना है कि मुझको आउटपुट क्या मिल रहा है। तो आउटपुट मेरे को कैसा मिलेगा वो भी मैं इधर ही यहां पर एक दूसरे फिगर की सहायता से देखूंगा, ध्यान देना। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस है तो करंट मेरा ऐसे बहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब करंट ये मेरा ऐसे इस दिशा में बह रहा है, तो ये जो मेरा प्रतिरोध है इसकी इन बिंदुओं पे, इन दो बिंदुओं पर भी क्या मिलेगा मेरे को, करंट का मान मिलेगा और वोल्टेज का मान मिलेगा, ठीक। तो पहली हाफ साइकिल में क्या होगा, मेरा मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये इसको इधर से अगर आप देखो, इस तरह से ये बनेगा, बात समझ में आ रही है। चलो, अब ध्यान से देखना। तो अब अगर आप हाफ में देखोगे, दूसरी हाफ में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अभी तो मेरा करंट इधर बह रहा था, तो इससे करंट बहा और इससे करंट नहीं बहा, तो मुझे अपना ये जो प्रतिरोध है इसके एंड पॉइंट पर मुझको मेरा आउटपुट वोल्टेज मिल गया, हाँ या ना। तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरे को मिल गया, ठीक है ना। ये मेरा तो क्या, ये मेरा इनपुट है, ठीक। चलो, अब आप अगर ध्यान दोगे, अब ये तो मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर ली, अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करोगे तो यहां क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर अगर मैं दूसरे कलर से यहां पर बना लू तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव अब नहीं रह जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, फिर आप ये दोनों प्लस और माइनस हटा देना, ठीक। अब क्या होगा, ये मेरा रिवर्स बायस हो गया और ये मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जैसे ये मेरा फॉरवर्ड बायस हुआ तो मेरा करंट कैसे बहेगा, करंट ऐसे बहेगा, करंट ऐसे बहेगा और फिर ये वाला करंट बहना बंद हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया, मेरा रिवर्स बायस हो गया। अच्छा, फिर करंट कैसा बहेगा, ऐसा बहेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान दो तो मेरा ये जो प्रतिरोध आर मैंने बीच में लगाया है, इसमें जब फर्स्ट हाफ साइकिल था उसमें भी करंट की दिशा किधर थी, इधर से इधर थी, ठीक। और सेकंड हाफ साइकिल में मेरी जो धारा रहेगी वो कहां से कहां बहेगी, इधर से इधर बह रही है, बात समझ में आ रही है। यानी चाहे पॉजिटिव वाला मेरा अर्ध साइकिल हो चाहे नेगेटिव वाली अर्ध साइकिल हो, दोनों केसों में हो क्या रहा है, दोनों केसों में जो मेरे करंट की दिशा है वो मेरी इधर से इधर हो रही है, ठीक। पहले केस में ऊपर वाले सर्किट में करंट बह रहा था और नीचे वाला नेगेटिव रिवर्स बायस था, इसलिए कोई भी करंट नहीं बह रहा था। अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में यह हुआ कि पहला वाला रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ करंट बहना बंद हो गया, और दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट बहना चालू कर दिया। अच्छा, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में मेरा ग्राफ फिर बन जाएगा कैसा, ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो ये जो मेरा प्लस माइनस प्लस था ये मेरा अब कैसा हो रहा है, प्लस प्लस
और आगे भी ऐसा ही क्या होता, प्लस होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, हुआ ये कि जो मेरा एसी था, ये जो मेरा एसी था, ये अब कुछ कुछ डीसी की तरह व्यवहार करने लगा है। मेरा दिष्टकारी का काम क्या होता है, दिष्टकारी का काम ही होता है कि वो एसी को डीसी में परिवर्तित कर दे। जो मेरा एसी है उसको वो क्या बना दे, डीसी बना दे। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, देखो अभी आपको पूर्ण तरंग मिल रही है। अच्छा, हाफ वेव में क्या होता था, हाफ वेव में ये होता था कि ये वाला हिस्सा आपको नहीं मिलता था। ठीक है ना, ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा था ये वाला गायब हो जाता था। ठीक है ना, क्योंकि उसमें केवल एक ही हमारे संधि डायोड का इस्तेमाल होता था। लेकिन पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या हो रहा है, मेरे दो दो पीएन डायोड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, जिस कारण से मुझको यहां पर पूर्ण तरंग मिल रही है। अच्छा, अगर आप बोलोगे अब कि सर डीसी तो मेरा ऐसा होता है कि उसमें मान भी नहीं बदलता है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जो मुझको यहाँ पर धारा मिल रही है, ये एसी और डीसी, इसमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। एसी का गुण क्या पाया जा रहा है कि भैया इसमें मेरा मान जो है करंट का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और डीसी का क्या गुण पाया जा रहा है, डीसी का ये गुण पाया जा रहा है कि मेरे करंट बहने की जो दिशा है वो क्या है, एक जैसी है, दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दो, इसमें भी दिशा में कोई भी परिवर्तन मेरी धारा में नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो मेरा पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल होता है, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में क्या होता है, ये हमने फिगर के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लिया। आपको एग्जाम में ये फिगर पूरा बनाना पड़ेगा, ये वाला फिगर भी बनाना पड़ेगा, और ये दोनों भी आपको बनाकर दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, अन्यथा मास्टर आपके नंबर काट लेगा। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो आगे बढ़े फटाक से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, प्रिज्म के पदार्थ कांच के लिए अपवर्तनांक का सूत्र हमको डिराइव करना है। ठीक है भैया, फटाफट इसको भी हम डिराइव कर लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग ये पूछे ही जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से इसको तरीके से याद करके जाना है पूरा, है ना। चलो, ये वाला फिगर सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला फिगर आप वहां पर जाकर ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, ये हमने पहले से बना के रखा है ताकि समय की हमारी बचत। ठीक, चलो ये वाला फिगर बना हुआ है, और ये क्या है, ये हमको डिराइव करना है। ठीक, चलो फटाफट इसको हम डिराइव करते हैं, देखते हैं क्या है। ध्यान देना, हमको निकालना क्या है, हमको हमारे प्रिज्म में पदार्थ कांच के लिए अपवर्तनांक का हमको सूत्र निकालना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताना है, म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो म्यू की वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बटे साइन ए बाय 2। चलो फटाफट इसको अब हम डिराइव करते हैं। ध्यान दो अगर आप, तो ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा डेल्टा, ये मेरा डेल्टा किसके बराबर होगा, ये मेरा डेल्टा बराबर है किसके, एंगल एस टी यू। एंगल एस टी यू है ना, तो इसको अगर हम लिख दें एंगल एस टी यू, तो ये बराबर है मेरा किसके, डेल्टा के। और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलो ये मेरा किसके बराबर हो गया, ये मेरा बराबर हो गया एंगल ऑफ टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू के। ठीक है ना, चलो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। ओके, अच्छा अब बताओ मुझको टी क्यू आर किसके बराबर है, टी क्यू आर किसके बराबर है, ये मेरा I1 है, तो टी क्यू आर किसके बराबर होगा, I1 में से R1 गया, ये हो गया क्या मेरा I1 माइनस R1। तो टी क्यू आर मेरा हो गया क्या, I1 माइनस R1 के। और टी आर क्यू क्या हो गया मेरा, टी आर क्यू मेरा बराबर हो गया किसके, I2 माइनस R2 के। तो ये हो गया मेरा क्या, I2 माइनस R2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भैया। अच्छा, अगर मैं अब देखूं कि I1 बराबर I2 को मैं I ले लेता हूं, और R1 बराबर R2 को मैं R ले लूं, तो ये जो मेरा डेल्टा होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डेल्टा M, यानी ये होगा मेरा अब अल्पतम अल्पतम विचलन कोण। ठीक है ना, ये मेरा अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं है। ठीक है भैया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया मेरा, मेरा डेल्टा बराबर आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू मेरा हो गया I माइनस आर, आई माइनस आर प्लस, अच्छा ये क्या हो गया मेरा I2 माइनस R2, आई माइनस आर के। तो मेरा डेल्टा इज इक्वल टू हो गया क्या, 2I माइनस 2R के।
तो ये क्या आ गया मेरा दोस्तों, डेल्टा। डेल्टा का मान कितना आ गया मेरा, 2i माइनस 2r। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक मेरे पास फिगर आ रहा है ये वाला पूरा, कौन कौन सा, ए क्यू ओ आर। अब ए क्यू ओ आर में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल क्यू ए आर प्लस एंगल क्यू, ये एंगल एंगल का निशान है, ठीक है ना, एंगल क्यू ओ आर ये किसके बराबर है मेरा, 180 डिग्री। ठीक है ना, क्यू ए आर और क्यू ओ आर ये किसके बराबर है मेरा, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल क्यू ओ आर, ये जो एंगल क्यू ओ आर है यानी ये वाला कोण, इसमें R1 और R2 ये वाला त्रिभुज अगर आप देखोगे प्लस R1 प्लस R2 यानी 2R, ये भी कितना हो गया मेरा, 180 डिग्री। हाँ या ना, ठीक है भैया। अच्छा, अब ये दोनों क्या होगा, इसका मतलब बराबर होगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको अगर मैं एंगल ए केवल नाम दे दूं, इस एंगल क्यू ए आर की जगह में अगर एंगल ए लिख दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर प्लस 2r। ठीक, अब एंगल क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर तो कैंसिल हो गए, तो एंगल ए मेरा क्या आ गया भैया, एंगल ए मेरा आ गया क्या, 2 टाइम्स आर की। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। चलो भैया, वेरी वेरी गुड हो गया है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 2r आ गया। तो आप ध्यान देना, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 2i माइनस माइनस 2, और r की जगह क्या आ गया मेरा, a बाय 2, a बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 2i माइनस a हो गया। ठीक है ना, तो इधर से मेरा, अच्छा ये डेल्टा फिर क्या है मेरा, डेल्टा m चलता आ जाएगा। ठीक, ये मेरा डेल्टा एम हो, क्योंकि इधर में लीजिए ये मेरा क्या हो गया, मेरा अल्पतम विचलन कोण है ये, तो डेल्टा एम मेरा ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो भैया तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा एम प्लस ए, और i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये मेरा क्या आ गया, i का मान मैंने इधर से निकाल लिया। ठीक, अब स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम मेरा कहता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, साइन आई बटे साइन आई बटे कितना, साइन आर के। तो ये साइन आई बटे साइन आर के बराबर है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, साइन आई, साइन, और आई की जगह में क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, आई की जगह में लिख दूंगा ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन, और आर कितना है मेरा, a बाय 2, a बाय 2। तो ये जो मेरा निकल कर आया ना भैया, यही तो मेरे को डिराइव करना था। ये क्या है मेरा, म्यू का मान यानी म्यू का अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो ये मैंने पूरा पूरा डिराइव यहां पर कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक में मत लेना, इसको अच्छे से समझ कर जाना, और वहां पर जाकर इसको ऐसा कैसा ही लिख देना। बात समझ में? चलो फटाफट इसको नोट कर लो। चलो भैया आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको और वाला देखते हैं, और वाला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल क्या है, पतले लेंस के लिए हमको लेंस निर्माता सूत्र का डेरिवेशन करना है। ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल लगभग ये पूछा ही जाता है। ठीक है ना, इसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं ये कैसे डिराइव होगा। ये मैंने सबसे पहले तो भैया हमको फिगर बनाना है। ठीक है ना, हमको निकालना क्या है, लेंस निर्माता सूत्र निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो भैया ये हमने अपना लेंस बना लिया। फिर हमने देखा हमारी जो वस्तु ओ पे रखी हुई है, और ये वाला जो सरफेस हमारा एसी है, ये मान लो हमारा प्रतिबिंब बना रहा है कहां पे, ये हमारा प्रतिबिंब बना रहा है I1 पे। ठीक है ना, थोड़ी सी फोटो गंदी बनी है, कॉपरेट कर लेना, I1 पे। ठीक, तो चलो भैया हम अब हमको प्रूव ये करना है, तो हम फटाफट अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, हमारा अपवर्तन सूत्र क्या कहता है, हमारा अपवर्तन सूत्र सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। ठीक, अपवर्तन सूत्र हमारा कहता है म्यू नॉट बटे v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस 1 बाय आर। ये क्या है मेरा अपवर्तन सूत्र है। इसको सबसे पहले तो भैया आप नोट कर लो, क्योंकि बिना इसकी सहायता के आप लेंस का जो फॉर्मूला है इसको आप डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो अब हम लोग इसकी हेल्प से एक एक करके सॉल्व करते हैं। ध्यान देना,
सबसे पहले तो हमने क्या माना कि जो हमारा ये सरफेस एसी है इसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा ओ का वो I1 पे बन रहा है। हमने एक एक कन्वेंशन यहां लिख के रखा UV, ठीक। मान लेते हैं वो क्या है हमारा I1 V1 पर है, ठीक। तो चलो सबसे पहली बार हम सरफेस एसी के लिए अपना अपवर्तन सूत्र लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है ना। ये मेरा पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना। चलो अब मैं अगर अब आई की बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन म्यू बटे V माइनस 1 अपॉन V1, जो इसका V1 है वो इसका क्या हो जाएगा U हो जाएगा, ठीक। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन कितना हो गया ये R2, ठीक। अब इसको आप थोड़ा सा अगर रीअरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, इसको आप रीअरेंज जैसी करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन कितना R2, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना भैया, ये मेरी क्या आ गई समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को जरा ध्यान से देखो, एक ये वाला समीकरण हो गया और एक ये वाला समीकरण हो गया। इन दोनों समीकरण को अब आप क्या करोगे, इन दोनों समीकरणों को अब आप ऐड करोगे, और जैसे इन दोनों समीकरणों को ऐड करोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस कितना 1 अपॉन R2, ठीक है ना। इन दोनों को आपने जैसे जोड़ा तो आपका ये निकल कर आ गया। अच्छा, अगर अब आप ध्यान दो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अनंत में रखा हुआ है, अगर मेरा U इंफिनिटी है तो मेरा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो इससे क्या हो गया, मेरा U जैसी मैंने इंफिनिटी रखा तो ये तो मेरा धुआं धुआं हो गया, 1/U क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या बचा, V क्या हो जाएगा, मेरा F हो जाएगा। तो मेरा बचा 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस कितना 1 अपॉन R2, ठीक है ना। चलो यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आ गया क्या हमारा फाइनल आंसर, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज होती है। एक परिनालिका यानी सोलेनोइड के स्वप्रेरकत्व के लिए हमको डेरिवेशन डिराइव करना है, ठीक है भैया। इसके मान को प्रभावित करने वाले हमको कारक भी लिखने हैं, यानी एक ही सवाल में 2-3 अलग-अलग हमको पार्ट पूछे गए, तो हम एक एक करके तीनों पार्टों को समझते हैं। चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हम किसको बोलते हैं, फटाफट चलो देखना। पहली परिभाषा, हम इसको दो परिभाषा इसकी देखेंगे। पहली परिभाषा क्या है हमारी, देखो स्वप्रेरकत्व क्या होता है। हमको पता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई कुंडली है, ठीक, मान लेते हैं हमारे पास कोई कुंडली है, इसमें हमने धारा आई बहाई, ठीक। तो इसमें से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा होगा वो फ्लक्स किसके अनुक्रमानुपाती होगा, मेरे आई के, मतलब इसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अच्छा, अगर मैं इस प्रपोर्शनल के चिन्ह को हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक क्या होता है, मेरा एल, ठीक है ना। अच्छा, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं बोलता हूँ कुंडली का क्या, स्वप्रेरकत्व। बात समझ में आ रही, इंडक्टेंस, ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो हम इसकी हम परिभाषा यहां से निकालते हैं। अगर मैं इकाई धारा का करंट बहाऊं किसी भी कुंडली में, इकाई धारा का क्या बहा रहा हूं, करंट बहा रहा हूं, तो जो मेरा फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा इससे मैंने क्या निकली कि जब भी मैं किसी कुंडली में इकाई धारा का करंट प्रवाहित करता हूं तो उसमें जो टोटल फ्लक्स मेरा निकलता है वही किसके बराबर होता है, मेरा स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। चलो फटाफट हम देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा, जब हम यूनिट करंट एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गई मेरी पहली परिभाषा। अब हम फटाफट जरा दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं, ध्यान देना। फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे का जो मेरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो ये कहता है कि जो मेरा, जब भी मैं किसी कुंडली में से कोई धारा प्रवाहित करता हूं तो क्या होता है, और ये फ्लक्स अगर मैं चेंज करूं, यानी करंट को मैं चेंज करूं, तो इसमें से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा होगा अगर वो चेंज होगा तो वो कुंडली में क्या करेगा, एक ईएमएफ प्रेरण करेगा, ठीक है ना।
और वो जो ई होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी के, यानी चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर, समय से जो बदलने की दर है, समय के सापेक्ष बदलने की जो मेरी फ्लक्स की दर है वो किसके बराबर होगा, मेरा उसमें इंड्यूस होने वाली ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है ना, चलो अब ध्यान देना, तो ई इक्वल टू मेरा क्या हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी। मैंने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, मेरा एल आई होता है, हाँ या ना। अब इस फाई इक्वल टू एल आई को मैंने इस इक्वेशन में अपने चिपका दिया, ये फैराडे के नियम से आई है, तो माइनस डी फाई की जगह हो गया एल आई बाय डी टी, हाँ या ना, ठीक है भैया। अच्छा, एल तो मेरा कांस्टेंट नियतांक है, तो इस एल को मैंने उचकाया और बोला कि भैया तुम बाहर आ जाओ, तो ये बाहर आ गया, तो क्या हो गया, माइनस एल डी आई बाय डी टी हो गया। अच्छा, अब आप ध्यान देना, अगर मैं इस डी आई बाय डी टी को एक कर दूं, यानी करंट की समय के सापेक्ष जो बदलने की दर है अगर वो इकाई में कर दूं, तो मेरा जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ वो किसके बराबर हो जाएगा, वो मेरा एल के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से मेरी आती है क्या, दूसरी परिभाषा किसकी, स्वप्रेरकत्व की। अब फटाफट इस दूसरी परिभाषा को भी हम पढ़ लेते हैं, तो यहीं से आप दूसरी डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। अतः किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होगा वो आंकिक रूप से उस प्रेरित ईएमएफ के तुल्य होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, जो हमारी धारा परिवर्तन की दर है, अगर हम उसको इकाई कर दें तो जो उत्पन्न होता है हमारा उसी को, वो हमारा उसी के बराबर होता है। बात समझ में आ गई, चलो अब अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये बात समझ में आई कि जो मेरा ई होगा वो मेरे एल के बराबर होगा, कब, जब मेरा डी आई बाई डी टी क्या होगा, 1 होगा, यानी मेरे करंट के बदलने की दर टाइम के सापेक्ष ये अगर 1 होगा तो मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही किसके बराबर होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। यही मैंने इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस होता है इसका मेरा यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत। मैं इसको हाईलाइट आपके सामने कर रहा हूं क्योंकि ये आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। पूछेगा कि भैया स्वप्रेरकत्व की आप मात्रक बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा, हेनरी होगा, हेनरी। ठीक है ना, चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझको क्या है, डेरिवेशन करना है किसका, स्वप्रेरकत्व, एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का मेरे को डेरिवेशन करना है, यानी किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसका मेरे को फॉर्मूला अच्छे से डिराइव करना है ना। तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, फिर फिगर बनाने के बाद हम उसका डेरिवेशन करेंगे। चलो दोस्तों फटाफट इसका फिगर बनाते हैं। पहले तो फिगर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक प्यारी सी हम सोलेनॉइड बनाते हैं, यानी अपनी परिनालिका बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया हमारा सोलेनॉइड, ठीक है ना, ये मेरा सोलेनॉइड हो गया। ठीक, अब इसमें हम क्या बना दें, हमारी कुंडलियां बना देते हैं। ये देखो भैया, ये मैंने इसमें अपने तार बना दिए। ठीक, ये मेरा इसमें करंट अंदर जा रहा है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, मेरा सोलेनॉइड हो गया। अब इसकी जो लंबाई है उसको हम क्या बोल देते हैं भैया, इसकी लंबाई मेरे पास एल है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना मैंने मान लिया, ये ए मान लिया। और ये तारों की जो मेरी टर्न संख्या है इसको मैं दे देता हूं कैपिटल एन नाम। ठीक है ना, तो टर्न संख्या इधर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना। टर्न संख्या मेरी कितनी हो गई, टर्न संख्या है मेरी क्या, कैपिटल एन। कैपिटल एन मेरी टर्न संख्या है, और मेरी लंबाई कितनी है, मेरी परिनालिका की लंबाई कितनी मैंने ले ली, ये मैंने ले ली स्मॉल एल। ठीक, मैंने अपना क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ले लिया अपना ए। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो अब हमको पता है कि जब किसी भी मेरे सोलेनॉइड से किसी भी मेरी परिनालिका में अगर मैं आई धारा प्रवाह करूंगा, तो इस आई धारा प्रवाह होने के कारण मेरे इस सोलेनॉइड में क्या उत्पन्न होगी, मेरी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हाँ या ना। तो ये मेरा एक चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। इस चुंबकीय क्षेत्र का नाम मैं क्या दे दूं, बी दे देता हूं। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, ये स्मॉल एन क्या चीज है, ये स्मॉल एन असल में मेरा है नंबर ऑफ टर्न प्रति यूनिट। ठीक है ना, प्रति यूनिट लेंथ। तो अगर मेरी कुल टर्न संख्या कैपिटल एन है तो एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न होंगे वो क्या बताता है, मेरा स्मॉल एन बताता है। तो ये बी का मान क्या है मेरे सोलेनॉइड के लिए, म्यू नॉट एन आई। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, वेरी गुड। अब मुझको पता है कि जब इसमें से करंट बह रहा होगा तो मेरे सोलेनॉइड से कुछ फ्लक्स भी एसोसिएटेड होगा। अब उस फ्लक्स का फटाक से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, बी डॉट ए, हाँ या ना। अच्छा, अब बी डॉट ए तो मेरा किसके लिए फॉर्मूला, अगर मेरा टर्न एन की वैल्यू क्या हो, 1 हो, लेकिन अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स मुझको एन दिए हुए हैं
तो मेरा टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो मेरा टोटल फ्लक्स होगा कैपिटल एन इंटू बी डॉट ए, ठीक है ना। अच्छा, बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया मेरा एन बी ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा जो मेरा है वो बी और ए के बीच का कोण है, बी एवं ए का के बीच का कोण है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझको, बी जो है मेरा ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है और मुझको पता है जो मेरा एरिया सदिश होता है उसकी दिशा भी क्या होती है, यूं बाहर की साइड ही होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया मेरा, 0 डिग्री हो गया, हाँ या ना। एरिया सदिश भी मेरा बाहर है, बी भी मेरा बाहर है, तो दोनों के बीच का एरिया, वो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री मेरा कोण हो गया। बात समझ में आ गई थी, वेरी गुड। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरा फाई एक्चुअल में कितना आ गया दोस्तों, एन बी ए आ गया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि बी की वैल्यू क्या मेरी म्यू नॉट एन आई। अगर मैं एन का मान इधर रख दूं तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अगर यहां से आई करंट बह रहा है तो कैपिटल आई अगर मैंने यहां पर ले लिया है तो म्यू नॉट एन आई बटे कितना हो गया एल। अब इस बी को उठाकर आप इधर चिपका दो, ठीक। तो फाइव इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू हो गया एन इंटू बी कितना हो गया मेरे पास, म्यू नॉट एन आई बटे एल गुणे कितना ए। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। मैंने क्या किया, बस बी को उठाया और इधर उठाकर चिपका दिया, तो फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया, एन म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। तो फाइव इज इक्वल टू मेरा अल्टीमेटली कितना आ गया दोस्तों, ये मेरा आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बटे एल। तो ये मेरा क्या आ गया, फाई का मान आ गया है, हाँ या ना। ये आ गया मेरा कुल क्या, फाई का मान। फाई क्या है मेरा, जो कुल फ्लक्स मेरे इस परिनालिका से निकल रहा है उसका मान। अब मैं निकालने क्या चला था, मैं स्वप्रेरकत्व निकालने चला था। मुझको पता है कि L इज इक्वल टू कितना होता है, फटाफट बताओ, फाई बाय आई होता है, हाँ या ना। अच्छा, जब L इज इक्वल टू मेरा फाई बाई आई होता है तो इसकी सहायता से हम ये जो मैंने फाई निकाला इसकी सहायता से मैं L का मान निकाल सकता हूँ, हाँ या ना। तो देखो, अब मैंने फाई का मान तो निकाल लिया, अब मैं इस सूत्र का इस्तेमाल करता हूं और मेरा एल का मान निकाल लेता हूं जो कि मेरे को चाहिए। तो देखो, ये मेरा क्या हो गया, फाई हो गया। इसमें मेरे को आई डिवाइड करना, तो आई से आई उड़ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, आई तो उड़ा दिया, ए बटे कितना एल। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है ना, यही तो क्या है, यही मेरा है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। यही मेरे को क्या करना था, डिराइव करना था। बात समझ में आ गई। तो ये फिगर बनाना मत भूलना, अच्छे से एक एक नोटेशन बिल्कुल साफ साफ लिखना। आई करंट कैसे बह रहा है, बी की दिशा क्या है, ए की दिशा क्या है, और कैपिटल एन क्या होती है टर्न संख्या मेरी, और ये स्मॉल एन क्या है मेरी टर्न प्रति यूनिट लेंथ। इन सबको एक एक करके ध्यान से लिखना और अपने फॉर्मूले नोट पुट करना, और ये आपकी क्या आ जाएगी, हमारी किसी भी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का सूत्र आ जाएगा। बात समझ में आई। चलो भैया फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट क्या था मेरा, कि भैया इसको प्रभावित करने वाले कारक भी मेरे को लिखना। चलो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते, हमारे सूत्र में ही वो स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बिल्कुल निर्भर करता है, तो परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर मेरा सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। फेरों की संख्या पर फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का मान बिल्कुल बढ़ेगा, वो भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्रोड की अपेक्षित चुंबकशीलता पर अब ध्यान देना, नर्म लोहे की क्रोड वाली कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो वायु क्रोड वाली कुंडली के स्वप्रेरकत्व से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। चलो, क्योंकि उसमें क्या आ रहा था, फॉर्मूले में मेरा म्यू आ रहा था। अगर मैं पुराने वाले फॉर्मूले जो मैंने डिराइव किया था वो किसके लिए था, वायु के लिए था। अगर मैं उसके बीच में एक आयरन का क्रोड लगा दूं, नर्म लोहे का क्रोड लगा दूं, तो वो म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं इसमें होने वाली ऊर्जा क्षय को मुझको समझना है। तो ट्रांसफार्मर मेरी ऐसी डिवाइस होती है जो निम्न वोल्टेज को क्या करती है, उच्च वोल्टेज में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसी कौन सी जादुई डिवाइस आ गई मेरे पास कि वो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही है और हमसे बदले में कुछ ले भी नहीं रही। तो ध्यान से सुनना भैया, बदले में वो आपसे बिल्कुल ले रही है। आप मुझको बताओ कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला VI होता है, हाँ या ना। तो अब जब मैं आपसे बोल रहा हूँ ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर मेरा अगर मेरा वोल्टेज कम वोल्टेज है तो उसको वो बढ़ा देगा, ठीक है ना। लेकिन जब वो मेरे वोल्टेज को बढ़ाएगा, अगर इनपुट मेरा वोल्टेज कम है और आउटपुट वोल्टेज मेरा ज्यादा है, तो करंट के साथ वो खेल कर देगा। क्या कर देगा, करंट मेरा पहले ज्यादा होगा और बाद में मेरा जो करंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो असल में हो क्या रहा होता है
कि वी आई 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 किसके बराबर होता है, वी ओ आई ओ के बराबर होता है। तो अगर मेरा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो वो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा वोल्टेज और मेरा करंट जो होता है वो एक दूसरे के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I हो गया। यही मेरा ट्रांसफार्मर का काम है। तो ध्यान देना, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो निम्न वोल्टेज, अच्छा निम्न वोल्टेज क्या है, उच्च धारा पर, वही तो मैंने लिखा, निम्न वोल्टेज उच्च धारा पर को उच्च वोल्टेज निम्न धारा पर, उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा लेकिन निम्न धारा पर। अच्छा, अथवा वोल्टेज निम्न धारा पर, और बिल्कुल उसका उल्टा काम भी करेगा, वोल्टेज अगर निम्न धारा पर है को निम्न वोल्टेज उच्च धारा पर वो परिवर्तित कर देता है। तो ये मेरे ट्रांसफार्मर का बेसिक काम होता है। ठीक है ना? चलो अब आगे देखते हैं। हमको बोला जा रहा है कि इसके सिद्धांत एवं इसमें होने वाली ऊर्जा क्षय को हमको समझना है। अच्छा, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो सिद्धांत मेरा क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के मेरे फॉर्मूले पर, सॉरी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों की, अच्छा अब हम एक डायग्राम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि असल में इसमें हो क्या रहा होगा। ध्यान से देखना, फटाफट एक हम रफ सा डायग्राम बनाते हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में अच्छा डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक ढेर सारी प्लेट्स ले लेते हैं। ठीक, ऐसे हमने ढेर सारी क्या ले ली, प्लेट्स ले ली। ये अच्छी प्लेट आप बनाना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसे ही है ना। ये मान लो एक एक करके ऐसे प्लेट्स रखी हुई हैं। ठीक, अच्छा यहां पर हमने एक कुंडली बनाई, यहां पर एक कुंडली बनाई, ये मैंने एक कुंडली बनाई, और ये हमने एक और दूसरी कुंडली बनाई। ठीक है ना, यहां से मैंने करंट दिया इसमें आई। ठीक, अच्छा अब हो क्या रहा होगा कि जब इस मेरी कुंडली में से करंट बहेगा तो इस कुंडली में क्या होगा, फ्लक्स कुछ आएगा, और जब इस करंट की मात्रा को मैं बदलूंगा तो इस कुंडली से जितना भी फ्लक्स संबद्ध होगा वो भी क्या होगा, बदलेगा। जब इसमें से फ्लक्स बदलेगा तो वो आसपास क्या क्रिएट करेगा, आसपास वो इस वाले कॉइल से भी जो संबद्ध मेरा फ्लक्स होगा वो भी बदलने लगेगा। तो ध्यान से सुनना, ये मेरे दो कॉइल लगे हुए हैं। अब इस कॉइल में मैंने क्या, आई ये करंट बहाया। ठीक, अब मैं आई करंट को चेंज करना शुरू किया। अच्छा, पहले तो हम आई करंट बहाते हैं, आई करंट बहाया, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ फ्लक्स आएगा। ठीक, अच्छी बात है। जब मैं इस करंट को चेंज करूंगा तो ये फ्लक्स भी चेंज होगा। अब ये फ्लक्स चेंज होगा तो इसके कारण से जो इधर मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी इस करंट के कारण से, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। वो चेंज होगी तो ये जो अच्छा खासा दूर रखा हुआ था इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। और इसमें अगर कुछ ईएमएफ यहां पर इनिशियल वाला होगा तो हमको यहां पर एक दूसरा ईएफ मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है इसमें? तो ट्रांसफार्मर मेरा किस सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी मैं करंट इसमें परिवर्तित कर रहा हूं लेकिन मुझको जो फल मिल रहा है वो इस दूसरी कुंडली में मिल रहा है, क्योंकि इसमें करंट चेंज करने पर इसमें जो कुंडली में मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। ठीक है ना, तो मेरा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब सुनना, जब इसकी प्राथमिक कुंडली, ये मेरी प्राथमिक कुंडली, इसको मैं क्या बोलता हूं, ये मेरी प्राइमरी क्वाइल है, ये मेरी प्राथमिक कुंडली है, और ये मेरी सेकेंडरी कुंडली है। ठीक है ना, तो जब मैं प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाता हूं, ये मैंने इसके सिरों में क्या लगाया, एक प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जिसको मैंने ई आई के नाम से डिनोट किया है। तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, मेरा क्रोड है। इसमें क्या होगा, मेरा एक, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, एक, इसमें मेरा एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अथा प्रेरण की क्रिया से जो मेरा द्वितीय कुंडली है, ये मेरा जो सेकेंडरी क्वाइल है, ये जो मेरी द्वितीय कुंडली है, इसमें क्या होगा, इसमें मेरा उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी जो मेरा अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है उसके कारण से मेरा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ देखते हैं कि इसमें और क्या चीज हमको मिलती है। इसके ट्रांसफार्मर के प्रकार देख लेते हैं भैया। दो टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फटाफट इसको देख लेते हैं, ध्यान देना। देखो ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, यानी ये हमारा स्टेप डाउन है। ये क्या करता है, हमारे प्रत्याधारी प्रत्यावर्ती विभवांतर को क्या करता है, घटा देता है। ठीक है ना, अच्छा ये मेरा प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटाएगा तो मेरी धारा को क्या कर देगा, सीधी सी बात है क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अच्छी बात है भैया।
और जो मेरा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है या मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो क्या काम करता है, मेरा प्रत्यावर्ती विभवांतर उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब विभवांतर को बढ़ाएगा तो मेरे करंट को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। बात समझ में आई? तो ये आपके दो बेसिक टाइप है, पहला टाइप मेरा स्टेप अप हो गया, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप डाउन हो गया, दूसरा स्टेप अप हो गया। जैसा लिखना चाहो वैसा आप लिख सकते हो। चलो भैया फटाफट अब हम देखते हैं कि इसमें ऊर्जा क्षय कौन कौन से प्रकार के होते हैं। फटाफट देखना दोस्तों, ऊर्जा क्षय हमारे कुल 4 प्रकार के होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला है हमारा ताम्रहास, ठीक है ना, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस भी बोलते हैं। ठीक, तो तांबे की कुंडली के प्रतिरोध के कारण जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ताम्रहास बोलते हैं। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हो गया मेरा लौहहास, ठीक, आयरन लॉस भी इसको हम बोला जाता है। क्रोड में भंवर धाराओं, ठीक है ना, जो हमारी एडी करंट्स होते हैं उसके कारण जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में लॉस होता है वो क्या कहलाता है, मेरा लौहहास कहलाता है, ठीक है ना, आयरन लॉस कहलाता है। तीसरा मेरा होता है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। अच्छा, संपूर्ण फ्लक्स का द्वितीय कुंडली से संबंध ना होने के कारण ये होता है। मैंने आपको क्या बताया था, दो कॉइल मेरे होते हैं, एक तो मेरा क्रोड हो गया। ठीक, अब मैं क्रोड थोड़ा आसानी सा बना देता हूं। ये मैंने अपना क्रोड बनाया और मैंने क्या बताया था कि ये मेरा प्राइमरी कॉइल है और ये मेरा एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि मेरे प्राइमरी कॉइल से जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके कारण सेकेंडरी कॉइल में ही फ्लक्स चेंज होगा। इसमें अगर मैं करंट की धारा में परिवर्तन करूंगा तो मेरे सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी बदलेगा। लेकिन होता यह है कि जो मेरा संपूर्ण फ्लक्स होता है वो द्वितीय कुंडली से संबंध नहीं हो पाता है। इस कारण से जो लॉस होता है वो मेरा चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, चौथा मेरा होता है क्षैतिल्य हास यानी हिस्टैरिसीस लॉस। अब क्रोड को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने के कारण जो मेरा लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है, क्षैतिल्य हास बोला जाता है। तो ये चार अपने लॉस है ट्रांसफार्मर के वर्किंग में जो ऊर्जा क्षय होते हैं उनमें ये चार किस्म के क्षय हैं, इनको अच्छे से आप नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कुछ रिजल्ट हमको अब समझना है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर काम करता है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं, इसको फटाफट हम समझते हैं। सबसे पहले तो अपना वही फिगर बनाएंगे एक प्यारा सा, ठीक है ना। ये मैंने अपना क्रोड बना दिया, ठीक। अब आप बाकी बातें समझ जाना कि इसमें क्या हो रहा होगा। ये मैंने एक अपना कॉइल बनाया, ये मेरा दूसरा सेकेंडरी कॉइल हो गया, ठीक। इसमें मेरा जो ईएमएफ है वो है, उसको मैं प्राइमरी नाम दे रहा हूँ ईपी, ठीक। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को मैं एनपी नाम दे देता हूँ। इसमें क्या है, ये सेकेंडरी है तो इसमें जो मेरे को यहाँ विभवांतर मिल रहा होगा वो क्या है, ईएस है। और इसमें जो मेरे टर्न की संख्या है वो को क्या नाम दे दिया मैंने, एनएस नाम दे दिया। अब मुझको पता है कि मेरा P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, हाँ या ना। अच्छा, अब आप देखोगे कि अगर मेरा आदर्श ट्रांसफार्मर है, अगर मेरा आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उसमें पावर का लॉस कुछ हो ही नहीं रहा होगा। वैसे आदर्श ट्रांसफार्मर होते नहीं, लेकिन अगर आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा ईपी इंटू आईपी। ये किसके बराबर होगा, मेरा ईएस इंटू आईएस के, हाँ या ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा आई एस अपॉन क्या, आई पी के, ठीक है ना। तो ये पहला रिजल्ट है, ये हम थोड़ी देर पहले भी इसको देख चुके हैं। अब दूसरा रिजल्ट हम निकालते हैं। दूसरा रिजल्ट मेरे को पता है दोस्तों, होता है E इक्वल टू, फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, E इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये किसके नियम से है, ये मेरा फैराडे के लॉ से है। तो ईपी अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ईपी इज इक्वल टू होगा क्या, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक। चलो अब मैं देखूं अगर ये द्वितीय मेरे कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में अगर देखूं तो ईएस कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये मेरा प्राइमरी कॉइल है तो ये मेरा एनपी हो जाएगा, और सेकेंडरी कॉइल है तो क्या हो जाएगा, एनएस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, डी फाइव बाई डी टी, ठीक। चलो अब आप ध्यान से देखोगे कि दोनों से जो मेरा संबंध फ्लक्स है वो तो लगभग एक ही है, तो ये डी फाइव बाई डी टी नाम की टर्म तो लगभग दोनों की क्या है, सेम है। तो इससे मेरे को मिल क्या रहा नतीजा, इससे मेरे को नतीजा ये मिल रहा है कि जो मेरा विभवांतर होगा वो नंबर ऑफ टर्न के कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो इससे मेरा रिजल्ट क्या निकला, इससे मेरा रिजल्ट ये निकला साथियों, ईपी बटे एनपी बराबर किसके होगा, ईएस बटे एनएस के, ठीक है ना। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है, ये भाई साहब क्यों इधर कूद के जा रहे हैं, पहले तो इसको अपन हाईलाइट कर लो, ठीक। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ईपी बाय ई एस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मेरा एनपी अपॉन एन एस के, ठीक। तो ये मेरा दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा,
ठीक, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न संख्या मेरी ज्यादा है तो जो मेरा विभवांतर होगा वो भी अधिक होगा। ठीक है ना, चलो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। जो मेरा परिणमन अनुपात है वो क्या है, NS/NP इज इक्वल टू K। ठीक, जहां हमारा NP प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या देख चुके हैं, NS क्या हमारा द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या समझ चुके हैं, ये मेरा परिणमन अनुपात है। अब ध्यान से सुनना, जो मेरा अपचाई ट्रांसफर होता है उसमें परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, तथा जो मेरा उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें इसका मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। हाँ या ना? तो मैं उम्मीद करता हूं ट्रांसफार्मर की ये वाली कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब ट्रांसफार्मर के कुछ यूजेस हैं उसको भी आप देख लो। उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग हम देख चुके हैं भैया, विद्युत धारा को दूर भेजने हेतु किया जाता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर का जो हमारा उपयोग है विद्युत धारा के वितरण हेतु किया जाता है। तो ये जो आपके फिगर बने हुए हैं इसको ध्यान से समझ लेना। आपको बना के बता भी चुका हूं कैसे बनाना, और इसको आपको एग्जाम में बनाना ही बनाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ये पूछा जाता है, तो उसको आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, जो मेरा बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 है इसका भाग 2 भी समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाग 1 आप देख चुके होंगे और भाग 2 भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कम से कम ये आइडिया तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और उसमें हमको कैसे कैसे आंसर्स लिखने हैं, और रिवीजन तो हुआ ही हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।